नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत कल यानी कि 13 नवंबर से होने जा रही है। बता दें कि बीएसी की बैठक में 3 दिवसीय सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा की कार्यवाही 13 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 नवंबर को अवकाश होगा। उम्मीद की जा रही है कि सदन में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति अभी कुछ साफ नहीं है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होने की साफ कर रहा है कि कार्यवाही को लेकर विपक्ष कितना तैयार है और कितना संजीदा है। लेकिन मसला में आज सवाल यह कि क्या हंगामेदार होगा विधानसभा का शीत सत्र। सवाल यह भी कि किन मुद्दों को लेकर आमने सामने होंगे पक्ष और विपक्ष। इसको लेकर जो है मसला में एक पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। अब से कुछ देर में सीधे सवाल जो है समझने की कोशिश करेंगे सदन में किस तरीके से जो है पक्ष विपक्ष कौन से मुद्दों के साथ में यहां पर दिखाई देगा। और शीत सत्र को लेकर विपक्ष कितना जो है संजीदा दिखाई दे रहा है, इसको भी विपक्ष से पूछने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है। तो कल से विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 13, 14 और 18 नवंबर को सदन बुलाया गया है, यानी कि 3 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है। और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कुछ विधेयक भी सत्र के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं। सवाल ये कि जो विधानसभा का शीत सत्र है 3 दिवसीय, क्या वो हंगामेदार देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष धरातली मुद्दों को लेकर यहां पर आमने सामने होगा और विपक्ष किस तरीके से गंभीरता और संजीदगी के साथ है? चूंकि लगातार विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ, का नाम सामने नहीं आया, और ऐसे में किस तरीके से जो है विधानसभा सत्र में विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर पाएगा। मसला हरियाणा से जुड़ा हुआ, विधानसभा सत्र से जुड़ा हुआ तमाम सारे जो सवाल जनता के जहन में और उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर समझने की कोशिश, समीकरण से जानने की कोशिश कि 3 दिवसीय सत्र में चूंकि लगातार विपक्ष जो है बैठक में सुझावों के माध्यम से जो है लगातार समयावधि में बढ़ोतरी करने की मांग भी करता रहा था। इनेलो की तरफ से भी जो है समय की वृद्धि करने के लिए बात कही थी, चूंकि कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत जो है अभिभाषण, उसके बाद जो है तमाम वो कार्रवाई, इसको लेकर जो है विपक्ष 3 दिन के अंदर जो है समय को 3 दिन के भीतर जो सत्र बुलाया गया है 13, 14 और 18 नवंबर को जो सत्र है उसको और बढ़ाने की मांग कर रहा था। लेकिन 13, 14 और 18 नवंबर को ये सदन बुलाया गया है और बीच में 15, 16 और 17 नवंबर को अवकाश भी है। ऐसे में ये क्या काफ़ी है 3 दिवसीय सत्र? तमाम सारे जो मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है पक्ष विपक्ष सामने सामने होंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में हालिया स्थिति को देखते हुए क्या मौजूदा जो स्थिति है उसकी गूंज भी क्या सदन में दिखाई देगी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से तैयार है, चूँकि लगातार सरकार कहती आ रही है कि पूरी तरीके से तैयार हैं, कमर कस ली गई है और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो होने ही हैं। ऐसे में जो नए विधायक हैं उनके लिए भी अलग से जो है
विधान सभा के जो कार्यकाजी चीजें हैं उनसे भी रूबरू करने की कोशिश। चलिए मसला की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो है अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अंशवत्स प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो सवाल हैं, कांग्रेस से जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत एक बार फिर से। रामराजी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और जो है चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से दावा कर रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, तो किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का ये 3 दिवसीय सत्र रहने वाला है, इस पर प्रकाश डालें जरा। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने केंद्र की भांति जैसे तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाया है, जो जिन्होंने विदेश में डंका बजाया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन जन के चेते छत्ती बिरादरी के मुखिया, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार पीएम की कुर्सी पर बिठाया। तीसरी बार हमारी सरकार हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद देकर बनाई है और मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और लगभग आने वाले 20-25 साल में हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और अब आप जैसा कि आपको मालूम है, कल से हमारा विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं और नए एमएलए को ट्रेनिंग भी दी गई है। और मेरा विपक्ष से भी विनम्र आग्रह है, भाई वो सदन की मर्यादा को समझें, सदन का टाइम की कीमत को समझें और फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। जनहित के मुद्दे को उठाएं वहां पे और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगण वहीं पर विराजमान होंगे और मैं समझता हूं बहुत अच्छा मौका है। और सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरुआत होती है और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं और जो विधायी जो कामकाज है वो निपटाया जाता है। तो ये एक हमारी क्या नाम है संवैधानिक परंपरा भी है। तो मेरा एक बार पुनः हमारे विपक्ष वाले भाइयों से विनम्र आग्रह है, सदन की मर्यादा को समझें और उसके अनुसार अपना काम करें। और जिस तरह से आपने बताया है भाई, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है और इनके एक प्रवक्ता ने बाल मुकुंद शर्मा जी ने उसका नाम उजागर कर दिया था और वो भी संभावित होता है, कोई कह भी सकता है। उसको 6 साल के लिए उसको बर्खास्त कर दिया। तो ऐसा कोई उसमें मैं समझता हूँ सदन की पार्टी का इंटरनल मैटर है, वह किसको बनाए नहीं बनाए, कब बनाए ना बनाए। फिर भी जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने भी उनको पढ़ा, उनको सुना। तो जिस तरह से भाई उसको जैसे मान लो बहुत बड़ा उसने वो कर दिया हो, ये तो सब पता है भाई। कांग्रेस पार्टी में भाई कई कांग्रेस पार्टी में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। कैप्टन अजय यादव के लड़के ने तो पहले अपने आप को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया था, जबकि उनका तो उस टाइम तक ये भी नहीं था, इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ था भाई मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अरे मेरे भाई, कम से कम इतना तो ध्यान रखो, ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। ये तो जनता जनार्दन है जो भगवान का रूप है, तो जनता की जो सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। जिस तरह से इनके राष्ट्रीय महामंत्री तो जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। लेकिन शर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये है कि विपक्ष किस तरीके से जो है संजीदगी के साथ में क्या गंभीर दिखाई दे रहा है आपको? देखो,
सबसे अहम मुद्दा तो ये है भाई, विपक्ष में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का अब तक चुनाव नहीं किया, कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है। बाकी तो ये प्रवक्ता भाई बैठेंगे, बताएंगे, उनकी पार्टी का पक्ष ये रखेंगे, लेकिन अभी तक इतिहास में शायद ऐसी पहली घटना होगी भाई, कोई नेता प्रतिपक्ष सदन का अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं है कोई भी, तो इससे क्या है कि अगर होता तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता। वैसे तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर ये खुद ही बता पाएंगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हम पूरी तरह सक्षम है, सरकार सक्षम है। विपक्ष जो भी वहां पे प्रश्न पूछेगा हम उसका जवाब देंगे और हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं, तो हम कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ बढ़िया है और जिस तरह से ये पहला सत्र चल रहा है और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे को मिला है, तो चारों तरफ खुशियां खुशियां हैं, मतलब हर वर्ग खुश है। और जिस तरह से सभी वर्गों ने, सभी जातियों ने, छत्तीस बिरादरी ने मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को उनको बहाया है, उनको अच्छा लगा है, तो उनको आशीर्वाद दिया है। तो हमारा तो एक ही सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोला था, तो 5 सीटें इन्होंने हासिल कर ली थी झूठ बोल के, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, सर जो है बहनों के खाता में 1 लाख आएंगे, 8,500 तमाम सारे सवालों के साथ में अंश जी के पास में जाना और मुझे जो है वीरेंद्र जी के पास में भी जाना है, तो आऊंगा मैं आपके पास लौट के। अंश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं आपको लेकर जो है और आपकी पार्टी को लेकर जो है संजीदगी और गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर और तैयारियों पर किस तरीके से आप जो है टिप्पणी करेंगे? अंश जी। देखिए, जब सबसे पहले आपने जो सवाल उठाया है उसके लिए समझना पड़ेगा कि अभी आज इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है। जी। आज हम सब लोगों के सामने ये है कि कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं। आज हमारी परिस्थिति ये है कि कल झारखंड में पहले चरण का चुनाव है, मतदान है। हमारे सामने राजनीतिक परिस्थिति ये है कि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को है, महाराष्ट्र में भी है। तो जो हमारी पार्टी हाईकमान है उनके सामने कई राजनीतिक जो है चुनौतियां हैं, तो इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। ये कह देना कि हमारी पार्टी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ये बेहद ही गलत स्टेटमेंट रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं जी, क्योंकि सभी चुनाव जो है, आने वाले जो चुनाव है उन पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से जो सत्र आ रहा है उसमें जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगा। तो दूसरी पार्टियों के लिए सर जो चुनाव हैं वो भी तो व्यस्त हैं, दूसरी पार्टियां भी तो लगातार जो है कैंपेन कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कैंपेन हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कैंपेन हो रहे हैं, दूसरे भी पार्टी पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम सारे उपचुनाव और चुनाव में। दूसरे कौन? मैं विपक्ष, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, मैं दूसरे दलों की भी बात कर रहा हूं जो कि लगातार वहां जा रहे हैं, कैंपेनर जैसे आपकी भी स्टार कैंपेनरों की लिस्ट है, वहां पहुंच रहे हैं, वो भी तो ध्यान दे रहे हैं ना। नहीं, तो पार्टी हाईकमान को हर पहलू से सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रशासन के साथ, पूरे अपने तंत्र के साथ हरियाणा में जो धांधली करने की कोशिश की थी वो झारखंड में ना हो, महाराष्ट्र में ना हो। जिस प्रकार से झारखंड में मुझे अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि किस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री को उनके यातायात में जो है बाधा डालने की कोशिश वहां पे प्रशासन द्वारा की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है। तो सभी इन सब जो है चीजों पर भी तो पार्टी हाईकमान को सोचना पड़ेगा ना, ताकि जो है एक स्मूथ फंक्शनिंग इलेक्शन का हो। ये कह देना कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी जा रही है, उससे नहीं होता। जो है हमें ये कोई जो इरेगुलरिटीज कुछ ना हो, सब कुछ एक स्मूथ फंक्शनिंग के साथ हो, वो सब चीज पे भी देखना पड़ता है। लेकिन जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी इतना ज्यादा चिंता कर रही है
नेता विपक्ष की। आप अगर देखेंगे 2019 से 2024 तक जब हमारा नेता विपक्ष था कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में थे, उस समय पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा इतना तवज्जो दी? हमने इतने मुद्दे उठाए, आपने कभी उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। आपने तो मुद्दा उठाया था कि जब आपके एक मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, आप उनको बर्खास्त करिए। आपने क्या उनको बर्खास्त किया? बिल्कुल, मैं आऊंगा रामराजी शर्मा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं। हमने तो कितने मुद्दे उठाए थे, हमें तो कितनी बार बोलने का मौका नहीं दिया जाता था विधानसभा में। कितने बार हमें मजबूरन इस वजह से जो है चर्चा करने के लिए, चाहे वो बात बेरोजगारी की, चाहे वो बात महंगाई की हो, इस पर चर्चा करने के लिए हमें तो बल्कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाना पड़ता था। फिर उसके बाद भी जब विपक्ष को कितनी बार नहीं मौका मिलता था तो हमें तो वॉकआउट करना पड़ता था। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इतने नेता विपक्ष पे चिंता कर रही है? बिल्कुल, क्या नेता विपक्ष अगर नेता विपक्ष सहमत हूं, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या जाना चाह रहे हैं जिस तरीके से आपने जो उदाहरण दिया है कि पहले हमने अपना जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया और सवाल भी उठाए, तो इस बार जो है हम बिना बनाकर आपको जो है सदन में जाकर देखेंगे। पहले हमें संजीदगी से नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी इस बार हम जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के जाकर देखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं आप कहा। कहने का मोटिव तो यही है कि हमने पहले बनाया और पहले कौन सा इन्होंने जो हमें सीरियस ले लिया, यही तो कहने का मतलब। अगर आप मुझे बिना रोक टोक के एक बार अपनी बात कहना देंगे तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। प्लीज, क्योंकि मेरा ये कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था, सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, मैंने पहले वो समझाया। दूसरी बात मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी चिंता कर रही है, मैंने ये चीज कहा। भारतीय जनता पार्टी को तो अपना वही तानाशाही रवैया अपनाना है विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी तो चाहे किसी भी पार्टी का वहां पर कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, वो तो किसी की सुनती है नहीं। सत्य तो ये है। तो आपको तो और मजबूती के साथ में आना चाहिए। नहीं, मैंने ये चीज नहीं कहा कि नेता विपक्ष होगा ही नहीं। मैंने ये चीज कहा ही नहीं कि हमें पहले गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम इस वजह से नेता विपक्ष के बगैर जाएंगे। मैंने ये चीज तो कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि पार्टी हाईकमान इस पर चर्चा करेगा, पार्टी हाईकमान सोचेगा, विचार करेगा और उसके बाद पार्टी हाईकमान जो है निर्णय लेगा। हमारी विधायक दल की मीटिंग हुई, विधायक दल की मीटिंग के बाद इस पर चर्चा होकर जो है पार्टी हाईकमान के पास सर्वसहमति से प्रस्ताव भेज दिया गया। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बात ये भी तो उठाई थी ना, कि क्या ये सत्य नहीं है कि जब विपक्ष ने इनके मंत्री के ऊपर जो बर्खास्ती के आरोप जब लगाए थे तो किस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया था। मैंने ये भी कहा कि किस प्रकार से हम लोगों को जब वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक म्यूट कर दिए जाते हैं तो हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ता है। क्या ये सत्य नहीं है? ये विपक्ष को कहां से तवज्जो देते हैं? ये विपक्ष को तो तवज्जो देते ही नहीं है। ठीक है सर, मैं इसको लेकर भी जो है प्रतिक्रिया ले लूंगा, रिस्पॉन्ड करेंगे जो है रामराजी शर्मा जी। जो है मैं आऊंगा आपके पास शर्मा जी। वीरेंद्र जी, आपका क्या टेक है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमन करता हूं और तमाम मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, कल विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं उसमें। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कम से कम ये सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का नेता उतनी ही अपनी मजबूती से विपक्ष में होने के नाते अपनी जनता की वो आवाज उठाने का काम करता है। लेकिन जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो हमारे अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर, और जनता को जो वोट के उससे विपक्ष को मजबूत करने का जो एक दायित्व मिला, एक अधिकार मिला हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उस अधिकार को, जो जनता का एक अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेगी। अगर अब इसमें कल बगैर किसी विपक्ष के नेता से अगर ये लोग सदन में जाएंगे तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता को एक इसमें सोचना पड़ेगा, जनता की एक मजबूरी झलकेगी कि हमारा विपक्ष का नेता नहीं है। और इस बार खास बात ये भी है कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है, विपक्ष को भी इतना ही लगभग वोट मिला, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष को वोट ज्यादा मिला है, भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही हो। दूसरा, कांग्रेस का एक अपना इंटरनल मामला है, मेरे को नहीं इसमें आवश्यकता है कि बोलना चाहिए, फिर भी जिस तरह की मैं जो प्रवक्ता साथी की जो बात सुन रहा हूँ उससे मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूरी इनकी बातों में झलक रही है कि क्या विपक्ष में हम तो पिछली बार भी थे, हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते थे, हमारे को वॉकआउट करना पड़ता था, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी बात सुनी? तो पक्ष का काम तो जो सत्ताधारी लोग होते हैं
उनमें अहंकार में डूब जाते हैं। कुछ लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरह से सत्ता को चलाने की कोशिश करेंगे। तो विपक्ष का काम तो यही होता है ना कि उस सरकार को मनमानी करने से रोका जाए। जब जब वो सरकार अहंकार में डूबेगी तो उसको वहां से निकाला जाए। जब जब वो सरकार अहंकार में वसीभूत होकर के लोगों की अनदेखी करेगी तो उसको जगाया जाए, उसको होश में लेके आया जाए। वो काम हमेशा से विपक्ष का होता है और विपक्ष को ही करना चाहिए। तो इस तरह की बात भी मेरे को लगता नहीं कि चैनल पर बैठ के हमारे को करनी चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ, इन्होंने तवज्जो दी नहीं दी। अगर ऐसी बात करेंगे तो जो विपक्ष में जो जनता ने वोट दिया है वो जनता इससे और ज्यादा डिमोटिवेट होगी। जनता इससे और ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी कि एक अच्छे विपक्ष की हमारे को आवश्यकता थी और कांग्रेस पार्टी एक अच्छा विपक्ष हमारे को नहीं दे पा रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही है कि क्योंकि इनके पास बहुत कम अनुभवी लोग अभी इस सदन में बैठेंगे। अगर मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मामले थे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो करने चाहिए थे काम वो नहीं कर पाए, जिसमें कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, कम अनुभवी। ओके, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे सामने एक अच्छा विपक्ष का नेता ना हो। अनुभवी लोगों को हम फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास अनुभवी की कमी है। इनके जो मंत्री हैं वो इतने अनुभव वाले मंत्री नहीं है जो इनको फेस कर पाएंगे अगर अच्छा कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मजबूत नेता विपक्ष का देती है तो। दूसरा, बहुत बड़े मुद्दे हरियाणा प्रदेश में है, चाहे डीएपी खाद का मुद्दा हम कहें, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा कहें। नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास इतने मंत्रालय, भारी भरकम मंत्रालय तो ले लिए, लेकिन कानून व्यवस्था की खास करके बात करें तो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था आए दिन बड़ी स्थिति बड़ी डगमगा गई है। हरियाणा प्रदेश में आप अखबार उठा करके देख लीजिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको आए दिन लूट, हत्याएं, डकैती की कोई ना कोई न्यूज आपने किसी पेज के ऊपर ना मिले। तो सीधी सी बात है कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा होगा अगर सदन में विपक्ष उठाना चाहता तो। और डीएपी खाद का बहुत बड़ा मुद्दा है कि सुबह से शाम तक किसान भाई अपने बैठे रहते हैं और शाम को बैरिंग लोड जाते हैं। महिलाएं लाइन में लग के बैठी रहती है और शाम को वापस खाली हाथ आ जाती है। किसानों के पास बहुत एक लिमिटेड समय है अपनी बिजाई के लिए। उनके पास गिने चुने 8-10 दिन होते हैं जिसमें वो अपनी, लेकिन विपक्ष तो चुनावों में बिजी है ना सर। उसके बाद इसमें बिजाई करेंगे, खाद डालेंगे, तो वो अगर 8-10 दिन इनके इस तरह खराब करेंगे तो किसान का जो 8-10 दिन का एक बहुत ही गोल्डन जो टाइम होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो विधानसभा में उठाने लायक बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसानों के डीएपी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। तो इस तरह के मुद्दे विपक्ष ही उठाएगा और इन लोगों का काम है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, इनको विपक्ष के नेता के साथ सदन में होना चाहिए और हरियाणा प्रदेश की जनता के अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल मैं जो है रिस्पॉन्ड ये करेंगे, जो है अपना पक्ष रखेंगे। रामराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पर अंश जी कह रहे हैं कि लगातार उनके माइक ऑफ कर देना, लगातार जो है समय ना देना उनको और उनकी बातों को संजीदगी से ना लेना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं हमें बोलने ही नहीं दिया जाता। इसलिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर झूठ बोलने में कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए ना तो कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड जरूर जीतेगी। तो जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी झूठ बोला था, तो इनकी काट की अंडी चढ़नी थी, इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे। झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। चलो जनता में प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने इनका बदला ले लिया इनकी झूठ का। अब जैसे हमारे भाई साहब, हमारे छोटे भाई हैं, ये जिस तरह से ये झूठ बोल रहे थे, भाई बोलना नहीं दिया जा रहा। अरे मेरे भाई, सबसे बढ़िया सरकार हमारी सरकार रही है। हमारा जो मेन वो है हमारा हरियाणा एक, हरियाणवी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और ये नारा किसने दिया था? आदरणीय मनोहर लाल जी ने। उन्होंने कहा था, पहले इनके टाइम में, आप सुन लो भाई, अब कॉपी पेन लेकर लिख भी लो। इन्होंने इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, इनके टाइम में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे नौकरी लगते थे, उसके बाहर कोई नौकरी नहीं लगता था, और वो भी खर्ची पर्ची के आधार पर। इनके टाइम में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद,
इस वाद के आधार पर नौकरियां लगती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी बोले कि भाई पूरे हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, छत्ती बरादरी का परिवार मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं मेरिट के आधार पर भर्तियां करूंगा। उन्होंने इनकी इस वाद को तोड़ा और उस पैटर्न को फॉलो अप किया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने। आज भी वही पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के छत्ती बरादरी के बच्चे भर्ती हो रहे हैं, छत्ती बरादरी के, और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने करवाया है। वहां पहले भी वहां ये नहीं देखा जाता था, इनके टाइम में भेदभाव होता था। ये अपनी बात सही कह रहे हैं, इन्होंने सही मुद्दा उठाया है कांग्रेस प्रवक्ता ने। मेरा गांव पौड़ी है, लाखन माजरा है, लाखन माजरा से आगे हमारा जिला शुरू हो जाता है। इन्होंने जहां तक इनकी सीमा है, रोहतक की सीमा, वहां तक तो रोड बनवा दिया, उससे आगे गड्ढे खोद दिए। वो 9-9.5 साल में वो गड्ढे हमने मुंह ठीक है शर्मा जी, मैं आपके बात को इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे रुकना है। ब्रेक के उस पार जो है आपके टेक को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि कल से 3 दिवसीय विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या हंगामेदार विधानसभा का सत्र देखने को मिलेगा? एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं और घुटने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, गैप आ चुका है, ग्रीस कम है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो लोग मात्र 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें। तरह तरह की मेडिसिन खाकर या फिर तरह तरह के तेल इस्तेमाल कर आप लोग थक चुके हैं। 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करने से हर ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अब घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं, 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें और बड़े से बड़े ऑपरेशन से बचें। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर मसला में। और लगातार मसला में चर्चा जो है कल से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय विधानसभा सत्र की कर रहे हैं, और जैसे कि सवाल भी लगातार बने हुए हैं कि क्या हंगामेदार कल से जो है हमें विधानसभा सत्र दिखाई देगा, या फिर हरियाणा के जो धरातली जो मुद्दे हैं, मूलभूत जो असुविधाएं यहाँ पर लोगों को हो रही हैं, क्या उनसे जुड़े हुए कोई मुद्दे यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे। और सवाल ये भी कि पक्ष विपक्ष क्या यहाँ पर जो है कौन से अंदाज में दिखाई देंगे, आमने सामने जो है किस तरीके से जो है दिखाई देते हुए नजर आएंगे। चूंकि लगातार जो है पक्ष
सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर सवालिया निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है कि जो है अभी गंभीरता से जो है कांग्रेस नहीं लेती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है अभी तक हाईकमान की तरफ टकटकी लगाकर अपने नेता विपक्ष के चुनाव होने का इंतजार कर रही है। तो ब्रेक से पहले जो है शर्मा जी, आप बात अपनी कंप्लीट कर रहे थे, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप उस बात को कंप्लीट कीजिए कि जिस तरीके से जो है आप अभी ब्रेक से पहले कह रहे थे, आप अपने कोट को प्लीज कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर काम कर रही है। और इनकी सरकार में भेदभाव होता था, नौकरियों में भेदभाव होता था और विकास कार्यों में भी भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने कभी ये नहीं देखा भाई एमएलए विपक्ष का है या सत्ता पक्ष का है, सब समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाए। इनकी सरकार में मैंने आपको उदाहरण दिया, भाई जींद की सीमा जहां शुरू होती है रोहतक तक तो इन्होंने रोड बना दिया, बहुत बढ़िया रोड बनाया। रोहतक से आगे जहां जींद की सीमा शुरू होती है, मेरा जिला जींद है और पहला गांव मेरा आता है पौड़ी गांव, वहां इन्होंने गड्ढे खुदवा दिए और वो 9 साढ़े 9 साल में 10 साल में इनके गड्ढे हमने मूंदे, ये वो रोड हमने बनवाया। और इन्होंने हर जगह ये किया, उधर से वो बम्बेवा से आगे उस रोड पे जींद गुहाना रोड पे वहां भी ऐसा ही किया, भाई जहां जींद जिला शुरू हो गया वहां छोड़ दिया। और जहां पे इनका सोनीपत रहा जो कि वो पुराना रोहतक है, वहां इन्होंने रोड बनवा दिया। तो जिस तरह से भेदभाव इनकी सरकार में होता था, ये कांग्रेस प्रवक्ता भाई ये अपनी सरकार की बात बता रहे हैं, इनके यहाँ बहुत भेदभाव होता था। और खासकर नौकरियों में मैंने आपको पहले ही बताया था, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद का आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, वो चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है, ये नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। और 25,000 भर्तियां तो इन्होंने अभी रुकवा दी। इनका एक भर्ती रोको गैंग, वो क्या करता है, वो जब भी भर्ती होती है कोई भी, वो माननीय हाईकोर्ट में जाके वो स्टे ले लेता है और स्टे लेके वो भर्तियां रुकवा देता है। इन्होंने चुनाव से पहले भी 25,000 बेरोजगारों की वो भर्ती रुकवा दी थी। और हमारे मुख्यमंत्री जुबान के धनी हैं, उन्होंने एक वायदा किया कि भाइयों मैं अपने भाई बहनों को, अपने बेरोजगार भाई बहनों को पहले नौकरी दूंगा, पहले उनका रिजल्ट आउट करूंगा, जब वो नौकरी लग जाएंगे उसके बाद मैं पदभार ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं प्रदेश की जनता की तरफ से। उन्होंने अपना वायदा निभाया, वो जुबान के धनी हैं, वो वायदे के पक्के हैं। उन्होंने पहले उन अपने 25,000 भाई बहनों को नौकरी दी, उसके बाद में पदभार ग्रहण करा। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जिस तरह से उनका प्रोफाइल है, छत्ती बिरादरी को बारा है, छत्ती बिरादरी को आज हर बिरादरी का व्यक्ति अपना आप को नायब सैन महसूस करता है। हर एक व्यक्ति कहता है भाई मौज कर दी, भाई नायब मौज कर दी, भाई मुख्यमंत्री हो तो ऐसा ही हो। आप कभी मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप मुख्यमंत्री आवास पे जाइए, रात के 12-12, 1-1 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता में समर्पित रहते हैं। जाते ही आपको चाय पानी मिलेगा, वहां पे बालूशाही मिलेगी, हरियाणा की स्पेशल बाई और जलेबी भी मिलेंगी आपको, और वो आपको वो बर्फियां भी मिलेंगी। बहुत बढ़िया ऐसा मुख्यमंत्री। और वो अक्सर ये कहते भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, और ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ थारा है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता जनार्दन ने मतलब दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया है, मतलब दिल खोल का आशीर्वाद दिया है। और मैं जनता का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और संगठन की तरफ से भी। ठीक है सर, ठीक है, ग्राउंड जीरो पर किसी दिन आप ही के साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जलेबी खिलाएंगे आपको, जो कांग्रेस की फैक्ट्री है ना जलेबियों की। चलिए मैं इसका टेक ले लेता हूं, इस पर जो है रिस्पॉन्ड करेंगे जो है अंश जी, बताएं सर। सबसे पहले तो आज की एक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने किया है, तो उसका मैं सबसे पहले कानून व्यवस्था पे ही बात रखना चाहूंगा। जी अगर एक हरियाणा में यमुनानगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां ही
सुरक्षित नहीं है। अगर उनकी दिन दिहाड़े हत्या हो रही है नायब सैनी जी के राज में, तो आप सोचिए आज एक आम व्यक्ति की क्या परिस्थिति होगी। और ये यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि इनके राज में सब कुछ अच्छा है। ये यहाँ पे बहुत इन्होंने बात की झूठ बोलने को लेकर, हमारे 1 लाख खटाखट सब चीजों को लेकर। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आप भी हैं, आपके स्टूडियो में भी बहुत सारे लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का तो खैर मुझे पता नहीं। आप अपने स्टूडियो में भी पूछिएगा कितने लोगों को 15 लाख रुपया मिला। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि आपको 15 लाख रुपया मिला, क्योंकि हमारे परिवार में से तो किसी को नहीं मिला। अब मुझे जहां तक आइडिया है किसी गरीब को मेरे आसपास जो है उनमें से भी किसी को 15 लाख रुपए नहीं मिला, और यहाँ पे बैठ के झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। मेरे को याद है कि एक और आपकी गारंटी थी 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर। आज मैं पूछना चाहता हूँ कितने किसानों की आय को आपने दोगुनी किया है? आप मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे जो आंकड़ा है वो बता के जाइए, क्योंकि 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि सभी किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर। लेकिन आज सत्य क्या है? आज किसानों पर आपने इतनी ज्यादा मार जो है डाल दी है, उनके पर जो खाद लेते हैं, इनके जो भी प्रकरण होते हैं और उस सब पे आपने जीएसटी लगा दी है, जिसकी वजह से वो जीएसटी की मार से आज किसान जो है त्रस्त है। आपने अमीरों का 16 लाख, अपने अमीर मित्रों का जो है उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन एक गरीब किसान का कर्ज माफी से आपको परेशानी रहती है। और यहाँ पे आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, किस मुंह से सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक गरीब आज किसान आत्महत्या की संख्या जो है आज यह है कि एक दिन में 32 किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आज एक अमीर का आप 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं और आप यहाँ पे बैठ के सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे झूठ बोलने को लेकर बात कर रहे थे। मोदी जी का एक है वादा था 2014 में कि 2022 तक सभी गरीब को पक्का घर मिलेगा, पक्के घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल में घर में बिजली होगी। लेकिन आज आप मुझे आंकड़ा बताइए कि आपके आज क्यों आज इस देश में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है? क्यों आज जो है गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है? यहाँ पे आप बात कर रहे थे झूठ बोलने को लेकर, आप बताइए, आंकड़ा बताइए कितने पीएम आवाज आपने दी है? आपने महंगाई को रोकने की आपने क्या पहल की है? आज ये है कि आज जो है विदेश से जो है सस्ते दाम पे तो पेट्रोल डीजल खरीदा जाता है, लेकिन इस देश में महंगे दाम पे बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जो चंद जो अमीर मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ पे आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। मोदी जी ने तो बड़ा वादा किया था कि 2014 में अब की बार पेट्रोल डीजल पे महंगाई की मार, उन्होंने बड़ा वादा किया था। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं रोजगार की, आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी कसीदे पड़ी कि चपरासी भी नहीं लगा, पता नहीं। एक तो मुझे हमेशा रहता है भारतीय जनता के पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को एक ऊपर से लाइन आ जाती है कि 3 काली पीढ़ी चपरासी नहीं बना, आज क्लर्क बना हुआ है। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? मोदी जी का एक और वादा था यहाँ पे कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की। आप बताइए कितने आपने रोजगार दिए? आज आप मुझे आंकड़ा देके जाइए। आप मुझे एक चीज बताइए कि क्यों आज 2 लाख से अधिक सरकारी पद जो है वो खाली पड़े आपके राज्य में, हरियाणा प्रदेश में। यहाँ पे आप रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपने रोजगार दिए तो 2 लाख सरकारी पद आपने भरे क्यों नहीं? आप एक चीज बताइए, आपने 30 पेपर लीक हरियाणा में हुए, आपने पेपर लीक के ऊपर एक कौन सा सख्त कानून की बात की? हमने तो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में, हमने अपने तो गारंटी में हमने पेपर लीक पे एक सख्त कानून की बात की थी, लेकिन आपने कौन सा कानून बना के दिया? आपकी जब डबल इंजन की प्रदेश, आप मुझे बता के जाइए। आप यहाँ पे किस मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं? जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी योजना लेकर आते हैं जिसकी तहत आप युवाओं को ठेके पर रोजगार देते हैं, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं रोजगार की। आ रहा हूं, मैं लौटूंगा सर आपके पास में। और अगर आप यहाँ पे आप अपने खट्टर जी का आपने नाम लिया ही था, खट्टर जी का तो आप अब नाम ले रहे हैं, इस आपके नेता में से तो किसी ने भी बात नहीं की थी। आज भी आपने पूरा चुनाव जब तक खट्टर जी के नाम पे नहीं लड़ा था। यहाँ पे आप बात कर रहे सबका विकास की, रिटायरमेंट की गारंटी दी हमने इनको। ये हुआ बच्चे हैं ठेकेदारी प्रथा के, जो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया और इन बच्चों को हटाया नहीं। इनको रिटायरमेंट हमारी सरकार ने किया, ये लाइफ में किया। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये इनका रोज का रहता है, ये हर किसी दूसरे वक्ता साथी के बीच में बोलते हैं, किसी दूसरे को सुनते नहीं है। आपकी बात का जवाब नहीं देंगे क्या?
जवाब नहीं देंगे और जवाब कौन देगा? जवाब देने के लिए पहले आप ये दीजिए, आप बताइए आपके टाइम में रोजगार कैसे होता था? बताइए कैसे मिलता था रोजगार? मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो सही, सुनने की क्षमता रखिए ना आपको, प्लीज आप सुनने की क्षमता तो रखिए। मैं आज असलियत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश अव्वल है। हमारे टाइम पे रोजगार देने में अव्वल हुआ करता था, आपके टाइम पे बेरोजगारी में अव्वल है। सत्य ये है कि आपके टाइम पे पेपर लीक पर आपने कोई भी कानून नहीं बनाया। सत्य ये है कि हमने पकड़ के अंदर दिए वो। सुन लीजिए। देखिए, अगर इनका माइक म्यूट नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये बाद में बोलते रहेंगे। आपके प्रवक्ता पास बोलने के लिए होता है। सत्य ये है कि आज जब नीट का पेपर लीक होता है तो झज्जर का जो सेंटर था, वहां की जो प्रिंसिपल थी, वहां के जो मैनेजमेंट था, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। और यहाँ पे आप बैठ के रोजगार की बात करते हैं। आप पहले तो रोजगार देते नहीं है। रोजगार अगर आप भर्ती निकालते हैं तो उसके बाद उसमें ऐसी आप परेशानी डाल देते हैं कि वो कोर्ट में जाके लटक जाती है। हमारे बगल में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वहां पे आपके मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी झारखंड में जाके जो है रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है हरियाणा प्रदेश, वहां पे रोजगार नहीं देंगे। मोदी जी उत्तर प्रदेश जहां उनकी सरकार है वहां पे रोजगार नहीं देंगे, लेकिन झारखंड में रोजगार देंगे। ये भेदभाव क्यों हरियाणा के युवाओं के साथ? विपक्ष की लेकर विधानसभा सत्र में हंगामेदार का था। हंगामेदार विपक्ष और पक्ष सत्र में देखने को मिलेगा। अभी रोजगार को लेकर पूरा सर समय पड़ा है, रोजगार पर जो है लगातार बात हो रही है, लेकिन कल को लेकर जो है बातचीत करने की दरअसल जो है विपक्ष किस तरीके से भूमिका। ठीक है, रोजगार अच्छी बात है, आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार पर बात होनी चाहिए। और लेकिन पक्ष भी तो कह रहा है कि लगातार के हम तो 25,000 तो हमने आते ही दे दिए। कारगुजारियां तो बताएं, इनके टाइम में रोजगार कैसे मिलता था? इनके टाइम में तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चों को तो रोजगार मिलता था, उसके बाद तो निकले नहीं थे। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना, आप सुनते ही तो नहीं है ना। आपकी परेशानी यही है कि आप किसी और की तो बात सुनते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की यही परेशानी है कि वो विपक्ष को सुनते ही तो नहीं है। यही तो मैं कह रहा था सबसे पहले। ठीक है, चलिए ठीक है। मैंने अपने सबसे पहले वक्तव्य में यही तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता सुनते ही तो नहीं है विपक्ष को। और ये आज उन्होंने दर्शा दिया। कहने के लिए कुछ है नहीं, आप रोजगार पे सुन ही नहीं रहे, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, बोलने का मौका ही नहीं दे रही है मुख्यमंत्री या क्षेत्र के बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। ये किसको मौका देते हैं? ये सबके बीच में बोलते हैं। आप एक कारण नहीं बता पाए कि आप एक चीज का जवाब नहीं दे पाए कि कितने प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दी है। आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए। आपने इस चीज का जवाब नहीं दे पाए कि कितने किसानों के कर्ज माफी की। आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए कि आपने 2022 तक मोदी जी ने जो कहा था कि किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, तो कितने किसानों की आय को दोगुनी की? आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए। और उसको बिल्डर को बेच दिया, बता दो आप नहीं, आप किसानों की बात कर बताओ ना। आप इस चीज का जवाब दो ना कि 16 लाख करोड़ हम अपने अरबपति मित्रों का माफ कर सकते हो, लेकिन गरीब किसान का 1 रुपया माफ करने में आपको परेशानी होती है। वो भी तो बताइए आप। चले ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, कितने गरीब किसानों का आपने कर्ज माफी की है? अरे आप तो किसानों की जमीन खा गए सारी बेच के। अरे इस चीज का जवाब दीजिए ना आपने। आप इस चीज का जवाब दीजिए, कितने किसानों का आपने कर्ज माफी किया है? हमने तो किसानों को उनका अधिकार देने की बात की। हमने तो किसानों का बात कहा कि हम उनको एमएसपी पे देंगे। हमने तो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात की है। आपने क्यों उसकी बात नहीं करते? किसानों ने नकार दिया आपको। ठीक है सर, ठीक है। काफी समय दिया मैंने आप दोनों को। जो है आप दोनों एक दूसरे से ही सवाल करते जा रहे हैं, जवाब का समय नहीं निकल पा रहा है, जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल लेकर बैठे हैं। पिछले जो है अपने चुनाव में भी अंश जी, शायद आपकी पार्टी जो है 10 साल का खाका तैयार कर जो हिसाब मांगने चली थी, आज भी हिसाब है। आप भी अभी भी हिसाब मांग रहे हैं। जिनका खुद का खाता खराब है, ठीक है सर शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अंश जी आप लगातार सवाल कर रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है सर महाराज, ठीक है अंश जी, आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन 10 साल का खाका आप वहां पर भी मांगते नजर आ रहे थे, सवाल यहां पर भी करते नजर आ रहे हैं। सवाल
कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर था कि कल जो है विधानसभा सत्र हंगामेदार दिखाई देगा। यहां तो डिबेट हंगामेदार दिखाई दे रही है साहब। और दूसरा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से आप जवाब मांग रहे हैं वैसे ही तो जनता आपसे जो है नेता प्रतिपक्ष मांग रही है। नेता प्रतिपक्ष का जवाब दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। जनता कह रही है कि हमें अपेक्षा थी, हमें आपसे अपेक्षा थी, अच्छी तरीके से वोट परसेंटेज दिया आपको, विपक्ष तैयार करके दिया, आप उस पर जो है जवाब दीजिए। दूसरों से सवाल एक दूसरे से करते हैं सर। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी आप बताएं जरा किस तरीके से जो है मसला आपको दिखाई दे रहा है, फिर मैं बिल्कुल मैं अंशी आऊंगा मैं आपके पास। पूरा समय दिया सर मैंने आपको। सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यही है कि दोनों पार्टियों को मौका दिया। इलेक्शन में जाने से पहले भी एक दूसरे से 10-11 साल का हिसाब मांग रहे थे। आज टीवी चैनल के माध्यम से भी एक दूसरे से हिसाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं रामराज जी से बड़े मेरे वरिष्ठ साथी हैं और बड़ी विनम्रता से इनको कहना चाहूंगा कि जिस तरह की कानून व्यवस्था आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है तो निश्चित तौर पे विपक्ष आपसे जवाब मांगेगी। निश्चित तौर पे ये जो बदहाली आप लोगों ने की, आपकी सरकार ने की तोरों में, वो एनसीआरबी का डाटा कहता है, एक एजेंसी है जिसका डाटा कहता है कि 27% की वृद्धि महिला के अपराध में हुई है। और उसी की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर अपराध के मामले में है। उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों पे जो आपराधिक मामले जो हुए हैं वो पिछले 10 साल में पिछले काफी सालों से ज्यादा हुए हैं। तो ये एनसीआरबी का डाटा है, मेरा अपना डाटा नहीं है। अभी जो हर रोज हम सुबह सुबह जब अखबार उठाते हैं तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें लूट, डकैती, हत्याओं की न्यूज अगर आप लोगों को पढ़ने को ना मिलती हो। तो बड़ी चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय के ऊपर जो कल हम विधानसभा में जाएंगे, विपक्ष के नेता के साथ अगर जाते तो उस पर मांगेगी कल हमसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जनता कार्बन है जिसने मैंडेट दिया है, जो सत्ता में है पार्टी से मांगेगी, जो विपक्ष में है उनके थ्रू मांगेगी। तो दोनों का इतना ही फर्ज बनता है, सत्ताधारी दल का बनता है कि वो उस पर कंट्रोल करे, और अगर वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो विपक्ष का काम होता है कि आवाज बुलंद करे, उसको मजबूर करे किसी तरीके से कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की या किसी प्रदेश की ठीक से चले। तो इसमें बाद मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। नायब सिंह सैनी जी जिनका इतना बड़ा गुणगान रामराज जी शर्मा कर रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी अच्छे इंसान हैं, कोई डाउट नहीं है कि नायब सिंह सैनी अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन जो कार्यशैली की आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश की जनता को, जिस तरह के अनुभव की आवश्यकता है, उस तरह का अनुभव कहीं प्रारंभिक स्टेज में अगर बात करें तो देखने को नहीं मिल पाया है कि कानून व्यवस्था उनके आते ही चरमरा गई है। हरियाणा में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती मांगी जा रही है। तो नायब सिंह जी कह रहे थे कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दें या हम उनके ऊपर शिकंजा कसेंगे। तो दोनों ही बातों में अभी तक तो कोई समाधान नजर आया नहीं है। और वो कब होगा, जब हर रोज हम किसी न किसी की जान को खो देते हैं, उसी जान की कीमत उसके परिवार वाले और वो बता सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी उनके साथ एक घटना घटी है। तो एक आदमी का जाना बहुत बड़ी बात है। और पिछले दिनों में तो यहाँ पे इतनी हत्याएं हुई है। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर डिबेट जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके ऊपर नायब सिंह सैनी जी को और पूरी इनकी सरकार को सोचना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से ऐसा कोई कानून या कोई इस तरह की सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अक्सर चाहे अगर इनके ऊपर हैवी है, इनकी बातों को नहीं समझ रही है, कोई भी एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसमें अपराध में तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जा सके। तो कल विधानसभा में जिस तरह के जो मुद्दे होंगे वो उठाएंगे, विपक्ष के लोग उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि वो एक मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाए विधानसभा में और इन लोगों से आग में आग डाल करके पूछे कि कानून व्यवस्था का क्या होगा, डीएसी खाद का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। रामराज जी शर्मा ने 25,000 नौकरियां बताई हैं, झूठ की बात रामराज जी कह रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कई बार मैंने सुनने में आया कि 24,000 नौकरियां, कई बार इन्होंने कहा 25,000 नौकरियां, प्रधानमंत्री जी कह रहे 26,000 नौकरियां दी है। तो इनका अपना डाटा अभी तक क्लियर नहीं की कितनी नौकरियां दी है। और व्हाइट पेपर पे अगर कोई चीज निकल करके आएगी तो 6 से 7,000 एक्चुअली बेनिफिशियरी हुए हैं। 6 से 7,000 लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी नौकरियां वो लगी हैं जिनका पहले ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो चुका था। तो एक सिस्टम होता है सरकार के नाते कि राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए, उसको राइट जगह पे कमिटमेंट करना दायित्व सरकार का बनता है। अगर पहले आप छोटी बच्ची निकालेंगे, बाद में बड़ी बच्ची निकालेंगे, छोटी बच्ची के लोग अगर इसमें आ जाएंगे, बाद में उसको निश्चित तौर पर छोड़ के जाएंगे। पहले ग्रुप बी निकालोगे, फिर सी निकालोगे तो बी तो सी में जाएंगे, उसके बाद आप बी निकालोगे तो बी में चले जाएंगे। तो ट्रिपलिंग कर रहे हो आप इसको, कई मल्टीप्लाई आप कुछ कर रहे हो कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दे दी, एक्चुअल डाटा कुछ और है। ठीक है सर, ठीक है जी। शर्मा जी, अब आप जो है दोनों ही प्रवक्ताओं के जवाब दे दीजिए सर।
देखो, पहले तो मैं हमारे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब देता हूँ। ये 25,000 नौकरियों की बात करें तो हमने लगभग की भी बात कर रहे हैं सर। हाँ, हमने लगभग 25,000, तो 24,000 कुछ हो सकती है उसमें, लगभग 25,000 मोटा मोटी हमने बताया था। फिर उन्होंने कहा कुछ रोजगार ऐसे थे जो लगे हुए थे, तो मेरिट के आधार पर जब नौकरियां मिलती हैं, हो सकता है कोई दूसरे डिपार्टमेंट लग जाओ। एक दो केस मेरे सामने भी है, जो दूसरे डिपार्टमेंट में लग रहा था, उसका टेस्ट पास कर लिया, उसने पहले वाली नौकरी छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन कर दी। ऐसे ऐसे बच्चे जो 3-3 4-4 टेस्ट पास करते हैं, जो अच्छा होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो मास्टर लग जाते हैं और अन्य डिपार्टमेंट में होते हैं, IAS IPS का टेस्ट पास कर लेते हैं, वो DC लग जाता है, कोई SP लग जाता है। तो ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। कोई किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है, जो उसको अच्छा लगता है, जहां सिलेक्शन हो जाता है वो वहां ज्वाइन कर लेता है, पहले वाली नौकरी छोड़ देता है। तो इसमें तो ये बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनते ही जो आप बात कर रहे थे वही बात कही थी, भाई या तो अपराधियों हरियाणा छोड़ दो, या अपराध छोड़ दो, या अपराध छोड़ दो। अरे सुन तो ले यार, की हत्या कर दी जाती है। अगर सोचे कि इंस्पेक्टर की मां सुरक्षित नहीं है, तो एक आम व्यक्ति की आप बात करिए, आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा, उस गरीब के साथ क्या हो रहा होगा। आपके तो कितने सैकड़ों आपके लॉ एंड ऑर्डर की है, आपके तो खुद के नेता बता रहे थे, राहुल जी ने कहा था कि हुड्डा जी के कार्यकाल में जो है सबसे ज्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। वो तो आपके खुद के केंद्रीय मंत्री हैं। आपके टाइम में क्या हुआ था याद कर मेरे को। हमारे टाइम पे तो आपके खुद के नेता बयान कर रहे हैं, हमारे टाइम पे जो होता था आपके खुद के नेता कह रहे हैं। राहुल जी का बयान देख लीजिए आप, आज का NCRB के आंकड़े देख लीजिए, हमारे टाइम के सारी चीजों को बता देंगे। NCRB का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश जो है वो हरियाणा प्रदेश है, और ये वो प्रदेश है जहाँ पे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी। आप बात कर रहे हो और फिर आप बेटियों के बचाने की बात करते हो। आपके टाइम में याद है आपको? आज सत्य ये है, आज सत्य ये है, आप किस मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। आप जिस मंत्री ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, उनके बर्खास्ती की जब मांग को विपक्ष करता है, तो आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि नहीं लेंगे इस्तीफा, विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे। ये आपके बोल है, और इसके बाद आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आप किस मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? जब आप जिस व्यक्ति ने, जिस जेलर ने राम रहीम को बार बार पैरोल दी, उस जेलर को ही आप टिकट दे देते हैं, और आप यहाँ पे महिला सम्मान की बात करते हैं। आप कह रहे हैं महिला सम्मान, जानते हो आप महिला सम्मान क्या होता है? हम जानते हैं, हम जानते हैं महिला सम्मान क्या होता है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, हम जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम, चलिए, महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से थी, इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी से थी, इस देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से थी। ठीक है सर, यहाँ आपको रोकना होगा, इंटरप्ट करना होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर जो है फिर से सवालों के बौछार जो है शुरू कर देते हैं। जब भी मौका आता है सवाल का जवाब लेने का, तब आप दोनों जो है अपने अपने सवाल लेकर अपना अपना फहरिस्त लेकर जो है खड़े हो जाते हैं। लेकिन कल को लेकर जो है सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है कि यहाँ कल कैसा देखने को मिलेगा सत्र जो है। फिलहाल जो है वीरेंद्र जी और रामराज जी, अंश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मसला में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार सवाल बना हुआ है कि पक्ष और विपक्ष कौन से मुद्दों को लेकर कल सत्र में आमने सामने होंगे। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।